ये कहानी शुरू होती है इजिप्ट से। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बेशे है। दरअसल बेशी बहुत गरीब है, इसीलिए वो कचरे के ढेर में से स्क्रैप इकट्ठा करके उसे बेचता है और अपना गुजर बसर करता है। बेशे एक स्किन की डिजीज लिप्रेसी से मुब्तला है। दरअसल लिप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन पर असर होता है और बॉडी के कुछ पार्ट्स गलकर गिर जाते हैं, पर सही इलाज मिलने की वजह से अब वो इससे पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। लेकिन उसके चेहरे और होंठों पर इसका असर साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पर वो देखता है कि एक पत्थर में लोहे की रोड फंसी हुई है। तब उस पत्थर को तोड़ते वक्त उसका पैर जख्मी हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। बेशे के पास एक गधा गाड़ी भी है जिस पर वो अपने इकट्ठा किए हुए कबाड़ को यहाँ से वहाँ ले जाकर बेचता है। आज क्योंकि ज्यादा स्क्रैप उसे नहीं मिला तो अच्छे पैसे भी इकट्ठा नहीं हुए। वो वहीं पास ही लीपर कॉलोनी में रहता है जहाँ पर और भी कई सारे लिप्रेसी से अफेक्टेड मरीज रहते हैं। इसी कॉलोनी में एक हॉस्पिटल भी है जहाँ इन लोगों का इलाज और देखभाल की जाती है। बेशे के पैर में काफी गहरी चोट है, इसीलिए डॉक्टर उसे एक्सरे निकलवाने को कहता है, लेकिन इसके लिए उसे परमिट चाहिए, यानी कि मैनेजर का साइन किया हुआ स्लिप। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेशे की वाइफ भी है जो उस वक्त दिमागी रूप से बीमार है, इसीलिए उसे पास के हॉस्पिटल में मेडिकेयर में रखा गया है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसकी वाइफ को एडमिट करना बेहद जरूरी था क्योंकि वो पड़ोसियों के लिए एक खतरा थी, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बेशे जब 10 साल का था तब से वो इसी लीपर कॉलोनी में रहता है। उसे ये भी पता नहीं कि वो बचपन में यहाँ कब और कैसे पहुंचा। उसे अपने माँ बाप का भी पता नहीं है। इसके बाद वो अपने गधे पर सवार होकर अपनी वाइफ से मिलने निकल जाता है। रास्ते में ही एक ऑर्फेनेज है जहाँ एक लड़का ओबामा उदास बैठा होता है। वो बच्चों के साथ नहीं खेल रहा होता। ये देखकर बेशे उसके पास जाता है। दरअसल वो पहले से ही उसे जानता है। वो बेशे से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर बेशे मना कर देता है। वो कहता है कि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, कल मुझे कचरे के ढेर वाले पहाड़ पर मिलना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पहुंच जाता है जहाँ उसकी वाइफ का इलाज चल रहा है। उसकी वाइफ कोमा में होती है। वो बहुत देर तक उसकी तरफ देखता रहता है। आज उसे जो कैसेट प्लेयर स्क्रैप यार्ड से मिला था उसे वो बजाकर सुनाता है और कहता है कि जिस दिन तुम ठीक हो जाओगी हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि बेशे कचरे के पहाड़ पर बैठा है, पर ओबामा थोड़ी दूर 3 आदमियों के ग्रुप में बैठा होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। वो चोरी चकारी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इसीलिए बेशे ओबामा को अपने पास बुलाता है। वो नहीं चाहता कि ओबामा उनकी संगत में बिगड़ जाए। वो तीनों बेशे का काफी मजाक उड़ाते हैं। साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ तो पागल हो चुकी है। बेशे उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बेशे ओबामा से पूछता है कि तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। ओबामा कहता है कि आज स्कूल बंद है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बॉम्बा होता है। वो उसे बताता है कि आज सुबह ही तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद बेशे की वाइफ का फ्यूनरल किया जाता है। डॉक्टर के साथ वहाँ ओबामा भी मौजूद होता है। अगले दिन वो घर में काफी उदास बैठा होता है। तब वहाँ पर ओबामा आ जाता है। वो अक्सर स्कूल की छुट्टी कर लेता है सिर्फ बेशे के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन बेशे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो स्कूल की छुट्टी करे। तभी वहाँ लीपर कॉलोनी में एक बुजुर्ग औरत कार से उतरती है। वो औरत बेशे के पास आती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत बेशे की वाइफ इडनी की माँ होती है जो उसके मरने के बाद यहाँ पर आई है। बेशे को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं होती है कि उसकी वाइफ की फैमिली भी है। उसे आज तक ऐसा लगता था कि वो भी बेशे की तरह बिल्कुल अकेली है। बेशे उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इडनी मर गई है। वो औरत उसे बताती है कि कॉलोनी की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे लेटर लिखकर ये जानकारी दी थी। ये सुनकर बेशे को यकीन नहीं होता। वो गुस्से से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है। अब उसे भी अपनी फैमिली के बारे में जानना है कि आखिर उसके माँ बाप कौन है। तब उसे पता चलता है कि उसकी यहाँ कोई फाइल नहीं है क्योंकि उसे कॉलोनी के बाहर ही उसके घर वाले छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसकी वाइफ का बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसीलिए उसका यहाँ रिकॉर्ड होता है। बेशे मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। रात को वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो उन्हें कहता है कि उसे इतनी जानकारी है कि उसकी फैमिली अबू हुर केना में है। सभी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अब 40 हो चुकी है, अब तक तो वो तुम्हें भूल भी गए होंगे। अगर तुम उन्हें याद भी होंगे तब भी वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? कोविड की बीमारी से लोग डरते हैं। ना लोग तुम्हें बस में सफर करने देंगे और ना ही ट्रेन में। तुम्हारा जिस्म किसी ब्रिज के नीचे मरकर सड़ जाएगा, पर कोई तुम्हारी लाश तक उठाने नहीं आएगा। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। वो पूरी रात इसी बारे में सोचता है और अगली सुबह वो फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली के पास जाएगा, यानी कि वो केना जाएगा। वो अपने गधे पर सामान रखकर वहाँ से केना के सफर पर निकल पड़ता है, जो कि उसे पता भी नहीं है कि किस जगह और किस डायरेक्शन में। तभी बॉम्बा उसके पास आता है और वो उसे जमीन पर नक्शे की मदद से बताता है कि नील नदी के उस पार केना है। बेशे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर ओबामा आकर उसकी गाड़ी पर बैठ जाता है, लेकिन बेशे उसे अपने साथ चलने से मना कर देता है और उसे वहीं उतार देता है। लेकिन वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह बेखबर है क्योंकि वो कॉलोनी छोड़कर कभी कहीं गया ही नहीं।
रास्ते में दो आदमी उससे मिलते हैं। जब वो उनसे पूछता है कि नील नदी किस तरफ है तो वो उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। दरअसल वो उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस बात का बेशी को बुरा नहीं लगता क्योंकि ये बेशी के लिए कोई नई बात नहीं है। अब काफी दूर सफर करने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और जब वो पीछे देखता है तो ओबामा चुप कर बैठा होता है। ये बात बेशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसे धक्का देकर यहाँ से लौट जाने को कहता है, पर बेशी को उसका चेहरा देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो उसे भी सफर में साथ ले लेता है। इसके बाद वो एक छोटे से पिरामिड के पास पहुंचते हैं क्योंकि रात होने वाली होती है। ये दोनों रात वहीं बिताते हैं और सुबह होते ही वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक नदी में काफी बच्चे नहा रहे होते हैं। ओबामा भी उस नदी में नहाने के लिए चला जाता है और बेशे भी अपने गधे को नहलाने लगता है। ओबामा उसे नदी में चलने के लिए कहता है, हालांकि बेशे नहाना नहीं चाहता, पर ओबामा की जिद करने पर उसे नदी में जाना पड़ता है। उसे नहाते देखकर एक औरत ने सभी बच्चों को नदी से बाहर कर लिया कि बेशे के नहाने से पानी गंदा हो गया है। ओबामा देखता है कि लेप्रेसी यानी कि कोढ़ की बीमारी की तरफ लोगों के मन में कितनी नफरत है। उसी पानी में जानवर कई भैंसे भी नहा रहे थे, लेकिन एक इंसान के नहाने से पानी गंदा हो गया। लेकिन बेशे को उस औरत की बात का बुरा नहीं लगता। उसने मान लिया है कि शायद वो ठीक ही कह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ड का पहिया ढीला हो चुका है। बेशे कार्ड को उठाता है और ओबामा उसे ठीक करने लगता है। तभी कार्ड छूटने से ओबामा के सर में चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बेशे उसे लेकर पास ही के हॉस्पिटल में भागता है। हॉस्पिटल में नर्स उसे बच्चे से दूर रहने को कहती है कि कहीं ये बीमारी उन्हें ना लग जाए। वहाँ बैठे सभी लोग उसे एक अलग ही नजर से देख रहे होते हैं, जबकि बेशे पूरी तरह से क्योर्ड है। नर्स उसे पूछती है कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। बेशे बताता है कि मैं इस लड़के का फादर हूँ। तब नर्स उसे पैसे जमा करने के लिए कहती है, जो कि नदी के पास उसके कार्ट में है। वो पैसे लेने के लिए बाहर भागता है। तभी वो पुलिस वाले की गाड़ी से टकरा जाता है। पुलिस वाला उसे उसकी आईडी मांगता है, लेकिन बेशे की आईडी भी उस कार्ट में होती है जहाँ पर उसके पैसे हैं। इस बात पर ऑफिसर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। हालांकि बेशे कहता रहा कि उसे हॉस्पिटल में पैसे जमा करने हैं, पर ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसी जेल में एक और आदमी होता है। जब वो बेशे को देखता है तो डर जाता है कि कहीं ये बीमारी उसे ना लग जाए। बेशे उसे कहता है कि तुम यहाँ मेरा रूप देखकर डर गए, पर तुमने कितने घिनौने जुर्म किए होंगे जो तुम यहाँ हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को एक ही हथकड़ी में लॉक करके पुलिस वाले नीचे के सेल में ले जाने लगते हैं। तभी वो आदमी और बेशे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो आदमी हथकड़ियां तुड़वाने के लिए अपने साथियों के पास जाता है। उसका काफी बड़ा ग्रुप है जो कि इलीगल कामों में एक्टिव है। अब बेशे आजाद हो जाता है। इसके बाद वो बाहर ओबामा से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद ओबामा उसे माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। ना तो वो बेशे को नदी में उतारने के लिए फोर्स करता और ना ही ये सब होता, पर बेशे उससे नाराज है क्योंकि इसमें उसके सारे पैसे खर्च हो गए। रात को वो ओबामा से पूछता है कि क्या हमें कॉलोनी फिर से लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और ओबामा अब वापस उस जगह लौट कर नहीं जाना चाहता। रात में बेशे को याद आता है कि जब वो 10 साल का था तो उसके बाप उसे यहाँ छोड़ गए और कहा कि वो एक दिन उसे लेने जरूर वापस आएंगे। अगली सुबह ओबामा उसे एक टोपी देता है जिसके सामने एक जालीदार कपड़ा लगा हुआ होता है, जिससे बेशे का चेहरा लोगों को दिखाई नहीं देगा और लोग उसे नहीं डरेंगे। अब रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अपना पंप ठीक करवाना है। बेशे उसे लिफ्ट दे देता है और वो और उसका बेटा दोनों कार्ट पर सवार हो जाते हैं। ये सब नील नदी पहुंचते हैं जहाँ से फेरी ने नदी पार ले जाएगी, लेकिन बेशे और ओबामा के पास पैसे नहीं होते। तब वो आदमी जो उनके साथ आया होता है वो इन दोनों के टिकट के पैसे देता है। अब नदी पार करते हुए इन्हें शाम हो जाती है। पास ही में एक छोटा सा घर होता है। ये सब रात वहीं बिताने के लिए रुकते हैं। देर रात किसी आवाज से बेशे की नींद खुल जाती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वो आदमी और उसका बेटा जो उनके साथ आए हैं वो दोनों उसकी गधा गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों बेशे की कार्ड को चुरा रहे हैं। तब बेशे को एहसास होता है कि वो उतने टाइम से चोरों के साथ सफर में था। बेशे जोर से चिल्लाता है और बेशे के चिल्लाने पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उसकी गधा गाड़ी चोरी होने से बच जाती है। अब बेशे तय करता है कि वो सुबह तक वेट नहीं करेगा, इसीलिए वो रात को ही वहाँ से निकल पड़ता है। ये दोनों एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंच जाते हैं। सामने से ट्रेन गुजरने वाली होती है और इन्हें इसमें सवार होना है, पर वो देखते हैं कि इनका गधा अब थक चुका है और वो इस गधे को और नहीं खींच सकते। इसीलिए वो कार्ड को उससे अलग कर देता है और कार्ड को वहीं छोड़कर गधे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। गधे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है और वो लगातार सफर कर रहा है। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। वो गधे को जानवरों के डिब्बे में डाल देते हैं और खुद पैसेंजर वाले डिब्बे में बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ टिकट चेकर आ जाता है उसे टिकट मांगने। तब बेशे कहता है कि ना तो उसके पास टिकट है और ना ही पैसे। इस बात से टीटी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसी वक्त तुम दोनों नीचे
नीचे उतर जाओ, और वो बेशे को धक्का देता है जिस वजह से उसकी टोपी उतर जाती है। तब सब लोग देखते हैं कि उसको कोढ़ की बीमारी है, तो सभी लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। इतनी नफरत और वायलेंस देखकर बेशे पूरी तरह से टूट जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि वो भी उन सब की तरह एक इंसान ही है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और इन दोनों को ट्रेन से उतार दिया जाता है। अब चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और रात को एक जगह आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब बेशे की नींद खुलती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसका प्यारा गधा अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। ये दोनों मिलकर उसे वहीं दफन कर देते हैं और शहर जाने वाली एक गाड़ी से लिफ्ट मांगते हैं। वो उन्हें लिफ्ट दे देते हैं और इन दोनों को शहर में उतार देते हैं। बेशे बाहर एक दुकान वाले से पूछता है कि ये कौन सा शहर है। तब उसे पता चलता है कि वो केना में नहीं बल्कि सोहत पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओबामा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आगे पैदल उन्हें लंबा सफर तय करना है और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। बेशे उस दुकान वाले से कुछ खाने को मांगता है पर वो उसे खाना देने से मना कर देता है। ये दोनों एक सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। बेशे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उन्होंने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया होता। तब वो ना चाहते हुए भी लोगों से भीख मांगता है ताकि वो कुछ खाने का इंतजाम कर सके। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके दोनों पैर नहीं होते, जो सड़क के उस पार भीख मांगता है। वो कहता है कि ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ इस तरह से भीख नहीं मांग सकते। बेशे उसे समझाता है कि मैं भीख नहीं मांग रहा, इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं इसे कुछ खिलाऊं। लेकिन उस भिखारी के जिद करने पर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस भिखारी को एहसास होता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी स्कूटी से उन्हें लेने आता है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये दोनों उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें अपने दोस्तों के पास ले जाता है जो उसी की तरह भीख मांगते हैं। ये सब इन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। वो जब उसकी टोपी का पर्दा हटाते हैं तो उसका चेहरा देख लेते हैं और उनमें से कोई भी उसका चेहरा देखकर डरता नहीं, यहाँ तक कि वो उसके चेहरे को हाथ भी लगा रहे होते हैं। वो उसे महसूस नहीं होने देते कि वो उनसे अलग है। रात को बेशे अपने सपने में देखता है कि वो एक आईने के सामने खड़ा है। वो बिल्कुल एक खूबसूरत नौजवान है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अहमद अब इनके केना जाने का इंतजाम कर रहा है। वो उन्हें लेकर एक ट्रांसपोर्ट वाले के पास जाता है। वो उनसे मदद मांगता है कि इन दोनों को केना लेके जाओ। वो आदमी उसकी बात मान जाता है और दोनों ट्रक के पीछे सवार हो जाते हैं। इस पूरे सफर में अहमद और उसके दोस्तों ने बेशे का काफी साथ दिया। जाते वक्त अहमद कहता है कि अगर वापस आना हुआ तो फिर मिलेंगे। आखिरकार एक लंबा सफर तय करने के बाद ये दोनों अबू हुर के ना पहुंच ही जाते हैं। अब इनका आखिरी काम होता है बेशे की फैमिली को तलाश करना, पर न जाने क्यों अब उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो अपनी फैमिली से मिले। आखिर ऐसी हालत में उसे कोई क्यों अपनाएगा, वो लीपर कॉलोनी में ही सही था। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबामा नाम पूछकर बेशे के घर तक पहुंच जाता है, पर बेशे उसके साथ नहीं होता क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसे लेकर उनकी राय क्या है। बेशे का भाई कहता है कि हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ओबामा बेशे को ये बात नहीं बताता। वो कहता है कि आज रात चलकर कहीं आराम करते हैं, कल सुबह की पहली ट्रेन से घर वापस चले जाएंगे। ये दोनों रुकने के लिए पास के एक मॉस्क में चले जाते हैं। इसके बाद ओबामा वहीं बाहर आकर और लड़कों के साथ खेलने लगता है। तभी बेशे का भाई वहाँ आ जाता है। वो ओबामा को अपने पास बुलाता है। वो उसे सारी बात पूछता है। इसके बाद वो उसे बेशे से मिलाने के लिए मॉस्क ले जाता है। उसे देखकर बेशे खुद को छुपाने लगता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि उसे छुपने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ घर चले। घर पर उसके भाई की वाइफ और उसके बच्चे और बेशे का बाप भी, जो अब ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ज्यादा हिलडुल और बोल नहीं पाते। बेशे अपने फादर से पूछता है कि क्या आप आज भी मुझसे नफरत करते हैं। तब वो कहता है कि उन्होंने उसकी भलाई के लिए उसे वहाँ छोड़ा था और वो वापस लौटकर उसे लेने इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते, तुम्हें जीने नहीं देते, यहाँ तुम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते। तब बेशे को एहसास होता है कि किस तरह से सफर में उसे कई लोग मिले जो उसे नफरत की नजर से देख रहे थे, और वहाँ लीपर कॉलोनी में उसके जैसे ही लोग जो उसे पसंद करते थे, उसे नाम से जानते थे। ये सब कुछ उसने सिर्फ बेशे के लिए किया। उसके फादर काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू उस बात को बयान कर रहे होते हैं। इसके बाद बेशे और ओबामा फैमिली के साथ बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ पर बेशे को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी यहाँ पर नहीं है। अगली सुबह ये दोनों ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस लौट आते हैं, जहाँ उनकी असल दुनिया है, उनकी असली फैमिली है। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।